आधी रात को आदित्य कमरे में आता है। कमरे में आते ही आदित्य की नज़र सीधे बेड पर सो रही दिव्या पर चली जाती है। उसका मासूम चेहरा सोते हुए और भी ज़्यादा मासूम लग रहा था। आदित्य के कदम सीधे दिव्या के पास जाकर रुक जाते हैं। वह बेड पर बैठकर दिव्या के हाथों को पकड़कर देखता है, जिसमें उसके गुस्से से पकड़ने की बजाय उंगलियों के निशान बन चुके थे, जो पूरा लाल दिख रहा था। आदित्य एक नज़र दिव्या के चेहरे को देखता है, फिर ड्रॉ से फर्स्ट एड बॉक्स निकालता है। दवाई निकालकर आदित्य दिव्या के निशान वाले जगह पर लगाता है। आदित्य बहुत ही ध्यान से दिव्या की चोट पर दवाई लगाता है, फिर फर्स्ट एड बॉक्स को रखकर दिव्या के हाथ को पकड़कर होंठों से चूम लेता है। भले ही उसे दिव्या के सवाल पर बहुत गुस्सा आया था, लेकिन गुस्से से ज़्यादा उसे दिव्या को हर्ट करना याद आ रहा था। वैसे तो दिव्या के सवाल पर आदित्य भी बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ था। एक तरफा से देखा जाए तो यह सवाल बहुत ही ज़्यादा गलत था। आदित्य दिव्या के पास लेट जाता है। अब भी उसके दिमाग में वही सवाल घूम रहा था, और सबसे बड़ी बात यह थी कि आदित्य को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि आखिर दिव्या ने ऐसा सवाल ही क्यों किया। क्या दिव्या खुद को और अर्जुन को कंपेयर करने की कोशिश कर रही थी? ऐसे ही बेचैनी में आदित्य की आंखें कम बंद हो जाती हैं, उसे पता ही नहीं चलता। अगली सुबह दिव्या ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी होकर तैयार हो रही थी। उसकी नज़र बार बार वॉशरूम की तरफ ही जा रही थी। तभी वॉशरूम का दरवाज़ा खुलता है और आदित्य रेडी होकर बाहर आता है। दिव्या बेड पर तरफ जाकर बैठ जाती है। आदित्य अपने बाल सेट करता है और कुछ फाइल्स को लेकर जाने लगता है, तो दिव्या जल्दी से उसके आगे खड़ी हो जाती है। दिव्या अपने दोनों कान को पकड़कर मासूम सा चेहरा बनाकर आदित्य को देखते हुए कहती है, आई एम सॉरी, हमें ऐसा सवाल नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैंने गलत इरादे से ये सवाल नहीं किया था। आदित्य दिव्या को नज़रअंदाज करके जाने लगता है, तो फिर एक बार दिव्या उसके आगे आकर खड़ी होकर कहती है, चाहे तो आप मुझे डांट लीजिए, मार लीजिए, पर प्लीज़ ऐसे नाराज़ मत रहिए। गलती कर दी मैंने, प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। आदित्य इस बार भी दिव्या को बिना देखे साइड से होकर निकल जाता है। दिव्या का उदास सा चेहरा बन जाता है। वह ऐसे ही मासूम होकर नीचे चली आती है। नीचे सब कोई नाश्ते के लिए बैठे रहते हैं। दिव्या खुद को नॉर्मल करती है, फिर डाइनिंग टेबल की तरफ जाकर बैठ जाती है। सब नाश्ता करने लगते हैं। तभी तरुणा देवी कहती हैं, कल सगाई है, हमारी प्रकाश से बात हो चुकी है। कल की सगाई और फिर 1 महीने बाद शादी होगी। यह सुनते ही अनुज के हाथ खाते हुए रुक जाते हैं। वहीं अर्जुन को तो इन सब से कोई मतलब ही नहीं था। वह तो बस अपने नाश्ता करने में बिजी था। दिव्या की नज़र सीधे अनुज पर चली जाती है। फिर कुछ सोचते हुए दिव्या तरुणा देवी से कहती है, दादी इतनी जल्दी? तरुणा देवी दिव्या को देखकर कहती हैं, हाँ, अर्जुन के बाद अनुज की भी तो शादी करवानी है। कहते हुए तरुणा देवी अनुज की तरफ देखने लगती हैं, तो अनुज खड़ा होकर कहता है, हमें कोई शादी वादी नहीं करना दादी। बोलकर वह वहाँ से चला जाता है। सब कोई उसे जाते हुए देखते रहते हैं। अनुज का बिहेवियर आज बहुत ही ज़्यादा अजीब था। ये सब ने नोटिस कर लिया था।
कुछ वक्त बाद रूहान भी अनुज के पीछे चला जाता है। नाश्ता के बाद दिव्या सीधे सिंघानिया विला से निकल जाती है। गार्डन दिव्या और प्रीत साथ में बैठे हुए थे। दोनों के बीच शांति थी। कुछ पल में दिव्या गंभीरता से कहती हैं, अर्जुन ऐसे कैसे कर सकते हैं? तुम्हारी आंखों में देखने से उन्हें पता नहीं चला कि तुम उनसे कितना प्यार करती हो। प्रीत दर्द भरी मुस्कुराहट में कहती है, उन्हें तो मेरा प्यार बस एक झूठ लगता है। फिर दिव्या का हाथ पकड़कर, दिव्या मेरा प्यार झूठा नहीं है। अर्जुन ही मेरी पहली मोहब्बत है और वही आखिरी मोहब्बत होंगे। पर उन्हें तो समझ ही नहीं आ रहा है, उनके बिना मैं कभी खुश नहीं रह सकती। दिव्या प्रीत की आंखों में गहराई को देखने लगती है। अर्जुन के लिए जैसे प्रीत तड़प रही है। अगर दिव्या आदित्य से दूर चला जाती तो दिव्या खुशी से क्या, वो तो शायद ही जी नहीं पाती। प्रीत थोड़ा शांत होकर कहती, अब तो उम्मीद ही छूट चुकी है कि कभी अर्जुन मेरे होंगे, मेरे प्यार को समझेंगे। और मेरी सगाई भी तो कल ही हो चुकी है, 2 हफ्ते बाद शादी है। पापा ने अब अर्जुन को देखने तक का मना कर दिया है। मैं भी थक चुकी हूँ अपना प्यार साबित करते करते। पहले उनकी दादी के सामने साबित करने की कोशिश की तो उन्होंने दुश्मनी बोलकर मुझे ठुकरा दिया। उसके बाद दिव्या असमंजस सा बीच में ही बोलती है, दुश्मनी? कैसी दुश्मनी? प्रीत दिव्या को देखती है। उसे तो लगा था शायद दिव्या सब कुछ जानती है, लेकिन यहाँ तो दिव्या को इस बात की भनक तक नहीं थी। प्रीत थोड़ी देर तक देखने के बाद कहती है, दिव्या तुम्हें नहीं पता कि सिंघानिया और राठौर खानदान के बीच दुश्मनी है? दिव्या की हैरानी से आंखें बड़ी हो जाती हैं। वह तुरंत कहती है, मुझे कैसे पता होगा? किसी ने मुझे आज तक बताया ही नहीं। प्रीत दादाजी बचपन से ही कहते थे कि सिंघानिया परिवार से दूर रहें। जब हम बड़े हुए तो हमें समझ आया कि दोनों फैमिली के बीच दुश्मनी है। दिव्या तुरंत पूछती है, दुश्मनी की वजह क्या है? प्रीत कहती है, ये तो मुझे भी नहीं पता कि राखी दुश्मनी की वजह क्या है। जब भी हमने पूछने की कोशिश की है तो हर वक्त इस बात को नकारा जाता है, इसलिए मैंने फिर कभी नहीं पूछा। दिव्या अब सोच में पड़ जाती है। जहाँ तक उसे पता था तो वो हमेशा उसके पीछे गार्डन रहते थे, बॉडीगार्ड रहते थे। जब वह प्रियांश से मिलने आती थी तो क्या ये बात तरुणा देवी के पास पहुंचती थी कि दिव्या दुश्मन खानदान के वारिस से मिलकर आ रही है? अगर पता है तो तरुणा देवी ने दिव्या को कभी मना क्यों नहीं किया? यह बात दिव्या समझ ही नहीं पा रही थी। अब जो भी हो, पहले तो यह पता लगाना जरूरी हो गया कि आखिर दुश्मनी की वजह क्या है। बिना दुश्मनी की वजह जाने दिव्या अब प्रीत के लिए कुछ भी नहीं कर सकती थी। दिव्या सोच से बाहर आकर प्रीत के हाथ को पकड़कर कहती है, तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। प्रीत असमंजस में कहती है, क्या? दिव्या कहती है, मुझे अपने घर लेकर जाना होगा। प्रीत हैरानी से दिव्या को देख जोर से बोलती है, क्या? दिव्या तुम्हें अर्जुन की दादी कभी वहाँ नहीं जाने देंगी। अगर उन्हें पता चला तो तुम्हें भी कभी भी माफ़ नहीं करेंगी। दिव्या बेंच से उठती और अपनी सोच में कहती है, इसके सिवाय हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। प्रीत भी बेंच से उठकर गंभीरता से कहती है, नहीं दिव्या, मैं तुम्हें कभी भी ऐसा नहीं करने दूंगी। ये बात बहुत छोटी नहीं है दिव्या, बहुत गहरी दुश्मनी है। इस दुश्मनी में मैं तुम्हें कभी
तुम्हें फंसने नहीं दूंगी। दिव्या प्रीत की तरफ मुड़कर कहती है, पर मेरी बात समझने की कोशिश करो। प्रीत, वजह जानने के बाद हम दोनों फैमिलियों के बीच की दुश्मनी को ख़त्म कर सकते हैं। प्रीत एकदम से चिल्लाते हुए कहती है, मैंने कहा ना, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, मतलब कुछ भी नहीं करोगी। मुझे अपने हाल पर छोड़ दो। अगर किस्मत ने चाहा तो खुद अर्जुन को मेरे नाम कर देंगे। दिव्या प्रीत को समझाते हुए कहती है, किस्मत के भरोसे अगर रहें तो किस्मत दर्दों की नदी में बहकर ले जाएगी। हमें किस्मत के हिसाब से नहीं चलना है, किस्मत हमारे हिसाब से चलनी चाहिए। जब तक हम खुद के लिए लड़ेंगे नहीं तो किस्मत भी दुश्मनों जैसा व्यवहार करती है, जो हमें दर्द के सिवाय कुछ भी नहीं देती है। प्रीत दिव्या की बातों को सुनकर कुछ वक्त के लिए तो शांत रहती है, फिर दिव्या के पास आकर एकदम से गले लग जाती है और धीरे से कहती है, तुम कुछ नहीं करोगी दिव्या, प्लीज़ मुझे अपने हाल पर छोड़ दो। कहकर प्रीत झटके से अलग होकर दौड़कर वहाँ से चली जाती है। दिव्या बस प्रीत को जाता हुआ देखती रहती है, फिर वो भी सिंघानिया विला के लिए निकल जाती है। मॉल में अनुज और रूहान इधर से उधर बस घूमे जा रहे थे। तभी एक बच्ची अनुज के पैरों से लिपट जाती है। अनुज नजरें नीची करता है तो देखता है यह तो अनु थी। अनु को देखते ही अनुज के होठों पर बड़ी सी स्माइल आ जाती है। वह अनु के उठाकर कहता है, आप यहाँ अकेले क्या कर रहे हैं? अनु जवाब में कहती, अकेले नहीं, मम्मा के साथ आई हूँ। मैंने आपको देखा तो यहाँ आ गई। सपना का जिक्र होते ही अनुज का तो दिल अब जोरों से धड़कता है। अनु अनुज को एक शॉप के अंदर लेकर जाती है। रूहान बाहर ही रह जाता है। अनुज अंदर जाकर देखता है तो सपना बुरा सा मुंह बनाकर ड्रेस को ही देखे जा रही थी। सपना का चेहरा देखकर अनुज हल्का सा मुस्कुरा देता है। तभी अनुज चिल्लाती है, मम्मा। सपना आवाज़ की तरफ देखती है तो अनुज पर नजर पड़ते ही सपना ड्रेस को छोड़कर उनके पास आकर कहती है, आप यहाँ? अनुज जवाब में कहता है, हाँ, मैं भी मॉल आया था तो अनु ने मुझे देख लिया और यहाँ लेकर आ गई। सपना अनुज को देखती है, फिर ड्रेस की तरफ एक नज़र डालकर कहती है, अगर आप बुरा ना मानो तो क्या आप ड्रेस सिलेक्शन में हमारी मदद कर सकते हैं? अनुज कुछ वक्त के लिए शांत हो गया, फिर आखिर में उसने हाँ में सिर हिला ही दिया। यह देखकर सपना खुश होकर कहती है, चलिए फिर। अनुज सपना के साथ चला जाता है। अनु अब भी उसकी गोद में ही थी। सपना ने अनुज को बताया कि वह कल की सगाई के लिए शॉपिंग कर रही है। यह सुनकर अनुज के दर्द तो हो रहा था, लेकिन अपने भाई की खुशी के लिए वह भी खुश होकर ड्रेस सिलेक्शन में सपना का हेल्प करने लगता है। अनुज ने एक गाउन जो कि डार्क ब्लू केरल की थी उसे सेलेक्ट किया और उसके साथ ही उसने एक गोल्डन और रोज पिंक का लहंगा सेलेक्ट किया। अनुज का सिलेक्शन देखकर तो सपना एकदम से हैरान रह गई। वह करीब 1 घंटे से यहाँ ड्रेस देख रही थी, लेकिन उसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। लेकिन अब प्रॉब्लम ये था कि अब वह पहने गाउन या लहंगा। इसी कंफ्यूजन में सपना अनुज की तरफ देखती है, जो अभी अनु के लिए ड्रेस सेलेक्ट कर रहा था। अनु के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, जो अनुज के सिलेक्शन
किए हुए ड्रेस को देख कर थी। अनु को भी बहुत ज़्यादा वह ड्रेस पसंद आ रही थी। सपना एकटक अनुज को ही देख रही थी। सपना के साथ जब अनु रहती थी तब भी इतनी खुश नहीं होती थी जितनी वह अनुज के साथ रहकर खुश थी। सपना की तो नज़रें अनुज से हट ही नहीं रही थी। तभी अनुज भी सपना की तरफ देखता है तो सपना झट से अपनी नज़रें हटाकर इधर से उधर देखने लगती है। अनुज उसकी हरकत देखकर मुस्कुरा देता है तो सपना भी खुद को नॉर्मल करके कहती है, आपने ड्रेस सेलेक्ट तो कर लिया, लेकिन मैं इन दोनों में से किसे पहनूं? दोनों ही बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही हैं। अनुज दोनों ड्रेस को देखता है, फिर सपना को देखकर कहता है, जो तुम्हें अच्छा लगे। सपना तुरंत ही जवाब देती है, दोनों ही अच्छे हैं, प्लीज़ आप ही सेलेक्ट करके बता दीजिए ना। अनुज सपना के चेहरे को देखता है जो उम्मीद भरी नज़रों से बस उसे ही देख रही थी। अनुज कुछ देर तक सोचता है, वैसे तो तुम पर दोनों ही अच्छे लगेंगे, बट आई थिंक तुम्हें लहंगा ट्राई करना चाहिए। सपना चहकते हुए कहती है, ओके इट्स डन, मैं कल लहंगा ही पहनूंगी। अनुज अब उठकर कहता है, ठीक है अब मैं चलता हूँ। सपना जल्दी से अनुज का हाथ पकड़कर कहती है, नो। सपना के छूते ही अनुज के शरीर में एक अलग सी सिरहन सी दौड़ती है। वह सपना को देखने लगता है। सपना जल्दी से अनुज का हाथ छोड़कर अपनी नज़रों को इधर से उधर करते हुए कहती है, सॉरी, वो हमें आपकी और हेल्प चाहिए थी। अनुज हाँ बोलता है। ऐसे ही शॉपिंग करते करते रात के 7 बज जाते हैं। रूहान चुपचाप कॉफ़ी साइड बैठकर अनुज का इंतज़ार करता है। अनुज सपना और अनु को लेकर रूहान के पास जाता है। सब कोई थोड़ा नाश्ता करते हैं और अपनी अपनी मंजिल की तरफ बढ़ जाते हैं। इधर अर्जुन अपने दोस्त के बर्थडे पार्टी के लिए पब पर आया हुआ था। वैसे तो वह बहुत जिद तो नहीं करता था, क्योंकि विकासा हमेशा सबको ड्रिंक करने से मना करती थी। अर्जुन बार के पास बैठा वाइन ही पी रहा था। उसके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि वह किसी बात से कितना ज़्यादा परेशान था। वह सोचते हुए वाइन पी ही रहा था कि सीधे उसकी नज़र प्रीत पर जाकर ठहर जाती है, जो कृष्णा के हाथ से खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन कृष्णा था कि वो ज़बरदस्ती उसको पकड़कर डांस करवा रहा था। प्रीत बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रही थी, लेकिन वह कुछ भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि वह उसका पियोन सी थी। अर्जुन जो वाइन के गिलास पकड़ा हुआ था, उस पर उसका हाथ कस जाता है। कुछ ही पल में वह वहीं टूटकर सीधे उसके हाथ पर कांच के टुकड़े चुभ जाते हैं। अब कृष्णा प्रीत को खींचते हुए बार के ऊपर साइड कमरे में लेकर चला जाता है। अर्जुन भी उनके पीछे पीछे चला जाता है। वह हर जगह प्रीत को ढूंढने लगता है। तभी एक कमरे से आवाज़ आती है, छोड़ो मुझे। अर्जुन गुस्से से उस कमरे का दरवाज़ा एक लात मारता है। दरवाज़ा धड़ाम के आवाज़ के साथ खुलता है। अर्जुन अंदर देखता है तो प्रीत बेड पर लेटी हुई थी और कृष्णा उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। ये देखकर तो जैसे अर्जुन का खून ही खौल उठता है। वह झटके से कृष्णा को पकड़कर प्रीत से अलग करता है और बुरी तरह से पंच पे पंच मारने लगता है। प्रीत भी उठकर खुद को ठीक करती है और हैरानी के साथ अर्जुन को देखने लगती है। अर्जुन मारते हुए कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे छूने की। कृष्णा अर्जुन को जोर से धक्का देता है और कहता है,
पियोंसी है वो मेरी, मैं उसे किस करूं, उसे छूऊं या उसके साथ रात बिताऊं। तू कौन होता है हमारे बीच में आने वाला। अर्जुन का गुस्सा अब पहले से भी खतरनाक हो जाता है। उसकी नसें गुस्से से बाहर उभरने लगती हैं। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थी। अर्जुन अब आगे बढ़कर कृष्णा को फिर एक बार पंच करने लगता है। वैसे तो कृष्णा की बॉडी भी परफेक्ट थी, लेकिन वह अर्जुन को बिल्कुल भी नहीं रोक पा रहा था, या यूं कहें अर्जुन उसे रोकने का मौका ही नहीं दे रहा था। वह लगातार उसे पंच कर रहा था। अर्जुन के मारते मारते कृष्णा पूरी तरह से जख्मी होकर बेहोश हो जाता है, लेकिन अर्जुन फिर भी नहीं रुकता। प्रीत तो बस भूत बनकर खड़ी अर्जुन को ही देख रही थी। अर्जुन का हाथ खून से सन चुका था। कृष्ण के पूरे चेहरे पर बहुत सारे चोट के निशान के साथ खून बह रहा था। अब अर्जुन को एहसास होता है कि कृष्णा बेहोश हो गया है, तो उसे छोड़कर अर्जुन गुस्से से प्रीत की तरफ बढ़ने लगता है। प्रीत तो अब भी कोई रिएक्ट नहीं करती। अर्जुन प्रीत के पास आकर उसकी बाजुओं को कसकर पकड़ते हुए कहता है, वो तुम्हारे साथ जबरदस्ती कर रहा था और तुम चुपचाप उसे अपने साथ ये सब करने दे रही हो।